नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। मैं हूं जुबैर खान। चलिए शुरू करते हैं दमदार समाचार लगातार। पीएम मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 76वें एपिसोड के तहत देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने आज कहा कि मन की बात एक ऐसे समय में मैं आपसे कर रहा हूं जबकि कोरोना हम सभी के धैर्य, हम सभी के दुख बर्दाश्त करने की सीमा की परीक्षा ले रहा है। कोरोना की पहली लहर का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद देश हौसले और आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन इस तूफान ने देश को झकझोर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में आज लोगों ने मन की बात कार्यक्रम को बहुत ध्यान से सुना और उस पर अमल करने की बात भी कही। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, इस समय हमें इस लड़ाई को जीतने के लिए एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक सलाह को प्राथमिकता देनी है। राज्य सरकारों की कोशिशों को आगे बढ़ाने में भारत सरकार पूरी ताकत से जुटी हुई है। राज्य सरकारें भी अपना दायित्व निभाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। समय हमें इस लड़ाई को जीतने के लिए एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक सलाह को प्राथमिकता देनी है। राज्य सरकार के प्रयत्नों को आगे बढ़ाने में भारत सरकार पूरी शक्ति से जुटी हुई है। राज्य सरकारें भी अपना दायित्व निभाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। साथियों, कोरोना के खिलाफ इस समय बहुत बड़ी लड़ाई देश के डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स लड़ रहे हैं। पिछले एक साल में उन्हें कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि वो हजारों करोड़ रुपया जो सरकारी संस्थानों से, कर्मचारियों से, कंपनियों से पीएम केयर में इकट्ठा किया गया था, वो कहां गया। कागजों में वेंटिलेटर खरीदे गए, वो सब फर्जी पाए गए। जो गुजरात की एक कंपनी से खरीदे गए थे, ऑक्सीजन प्लांट टेंडर किए गए, लेकिन एक साल में एक भी प्लांट शुरू नहीं हो पाया। क्या मैं आज मोहित जी आपके माध्यम से पूछ सकता हूं, उनमें से एक प्लांट भी लगा एक साल में? पिछले एक साल में टेंडर हुआ पर कोई प्लांट, एक सिंगल प्लांट भी पीएम केयर फंड से आज तक ऑक्सीजन का एक साल में नहीं लग पाया। अब जब कोरोना की दूसरी वेव आई, दूसरी महामारी आई, तो फिर ये बोल दिया कि हम 75 और लगाएंगे। आज बोल दिया 551 और लगाएंगे। सब कुछ लगाइए तो सही। केवल घोषणाओं से जिनके परिवार का सदस्य मोदी जी मर गया ऑक्सीजन की कमी के बगैर, जिसके परिवार के सदस्य को घर में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं, जो ऑक्सीजन की कमी से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, उनके लिए ये राहत नहीं कि आप क्या लगाएंगे 10 साल के बाद या 5 साल के बाद। सवाल यह है कि एक साल में आपने क्या किया, और एक साल में सिवाय जीरो के दिखाने के लिए मोदी सरकार के पास कुछ नहीं। वो हजारों करोड़ रुपया जो सरकारी संस्थानों से, कर्मचारियों से, कंपनियों से पीएम केयर फंड में इकट्ठा किया गया, उसको कहां गया? वेंटिलेटर खरीदे गए, वो सब फर्जी पाए गए। गुजरात की एक कंपनी से जो खरीदे थे, हमने सबने देखा, अखबार ने स्टोरीज की, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऑक्सीजन प्लांट टेंडर किए गए, वो लगे नहीं। अब आप कह रहे हैं 500 और लगाएंगे। कृपया लगाइए, परंतु ऑक्सीजन उपलब्ध करवाइए। किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी की मां, बाप, बच्चा जब ऑक्सीजन की कमी से मर जाता है तो कितनी। कोरोना ने लोगों की जिंदगी को बुरी तरह से प्रभावित किया है, सामान्य जीवन को पटरी से उतार दिया है, लेकिन जिंदगी की रफ्तार भी थमने का नाम नहीं ले रही। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित एक मेडिकल कॉलेज कोरोना वार्ड में उस वक्त अलग ही नजारा दिखा जब एक दुल्हन पीपीई किट में वहां पहुंची। इसके लिए पहले से ही कोविड वार्ड को शादी के मैरिज हॉल में तब्दील किया गया था। दरअसल दुल्हा शरत मौन और दुल्हन अभिरामी दोनों अल्लाहपुजा के केनाकारी के रहने वाले हैं। कुछ दिन पहले शरत का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था। शरत विदेश में काम करते हैं और शादी के लिए ही भारत आए हुए थे। शादी की खरीदारी करते वक्त उन्हें संक्रमण हुआ। शरत और अभिरामी की शादी 25 अप्रैल को होनी थी। दोनों के परिवारों ने शादी की तारीख टालने की जगह रविवार को ही इसे करने का फैसला किया। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और अन्य संबंधित अधिकारियों से जरूरी इजाजत मांगी गई। आखिरकार 25 अप्रैल को ही ये शादी अल्लाहपुजा के मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में संपन्न हुई। इसके लिए दुल्हन अभिरामी और एक अन्य रिश्तेदार को पीपीई किट में कोरोना वार्ड में जाने की परमिशन दी गई। वार्ड में ही शरत की मां ने दुल्हा दुल्हन को एक दूसरे के गले में हार पहनने और मालाएं दी।
कोरोना की दूसरी लहर के विकराल रूप धारण करने के बाद राजधानी भुवनेश्वर समेत प्रदेश के तमाम शहरी क्षेत्रों में शनिवार और रविवार को 2 दिवसीय साप्ताहिक शटर डाउन शुरू किया गया, जिसका आज दूसरा दिन है। ऐसे में आज सुबह से ही तमाम शहरों समेत राजधानी भुवनेश्वर में सन्नाटा छाया हुआ है। रास्ते सुनसान, दुकान बाजार बंद नजर आए। यदि कोई बाहर निकल भी रहा है तो पुलिस उसे बाकायदा पूछताछ कर रही है। हालांकि ज्यादातर लोग कोरोना संक्रमण के डर के चलते सरकार की गाइडलाइंस का पालन करते हुए नजर आए। अपने घर में ही रहना लोगों ने बेहतर समझा। साप्ताहिक शटर डाउन के लिए पुलिस की तरफ से व्यापक तैयारी की गई है। इस समय केवल आपातकालीन सेवा में नियोजित लोगों को ही घर से बाहर निकलने की इजाजत दी गई है। जांच के समय लोगों के परिचय पत्र की भी जांच की जा रही है। इस बार पास की कोई व्यवस्था नहीं की गई। कोरोना वैक्सीन की कीमत को लेकर राज्य और केंद्र के बीच सियासी बयानबाजी का दौर अभी भी जारी है। इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के बाद अब भारत बायोटेक की वैक्सीन को दाम पर तय कर दिए गए हैं। निजी अस्पतालों को कोवैक्सीन 1200 रुपए में और राज्यों को 600 रुपए में मिलेगी। आपको बता दें कि शनिवार को भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन कोवैक्सीन के दाम तय किए, जिसके मुताबिक राज्य सरकारों को यह वैक्सीन 600 रुपए, केंद्र सरकार को 150 रुपए और निजी अस्पतालों को 1200 रुपए में दी जाएगी। एक्सपोर्ट ड्यूटी की कीमत $15 से $20 रखी गई है। गौरतलब है कि इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड के दाम तय किए गए थे। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की तुलना करें तो भारत बायोटेक की वैक्सीन महंगी है। निजी अस्पतालों के लिए कोविशील्ड की कीमत 600 रुपए है और राज्यों के लिए 400 रुपए है, जबकि कोवैक्सीन निजी अस्पतालों को 1200 रुपए और राज्यों को 600 रुपए में मिल रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने शनिवार को कोविड-19 की वैक्सीन के बढ़े हुए मूल्यों पर सफाई दी और अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पहले की कीमत एडवांस फंडिंग पर आधारित थी, लेकिन इसके अधिक डोज बनाने की क्षमता को विकसित करने के लिए भारी निवेश करना होगा। महामारी बढ़ने और वायरस के म्यूटेंट होने के बाद वैक्सीन की स्केलिंग बढ़ाने पर निवेश होना चाहिए। सीरम ने जोर देते हुए कहा कि वैक्सीन की प्रारंभिक दर 1.5 गुना की वृद्धि जायज है। आपको बता दें कि कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन ने भी अपने दाम सार्वजनिक किए हैं, जो कि कोविशील्ड से बहुत ज्यादा महंगी है। यूपी में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। वहीं दूसरी ओर यूपी में ऑक्सीजन की समस्या से निपटने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में ऑक्सीजन मॉनिटरिंग पोर्टल का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि यूपी में अब ऑक्सीजन पोर्टल की शुरुआत करने वाला देश में यह अपने तरह का पहला राज्य बन गया है। कोरोना की रोकथाम के लिए 1 मई से 18 से 35 साल के वर्ग के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने वाली है। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के लिए पंजाब सरकार द्वारा खास तैयारियां की गई हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रविवार को स्वास्थ्य विभाग को वैक्सीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री कोविड राहत कोष का उपयोग करने के आदेश दिए। अमरिंदर सिंह ने कहा कि इस कोष से 30 लाख कोविशील्ड वैक्सीन खुराक खरीदी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने विभाग को सीरम इंस्टीट्यूट से 30 लाख खुराक के लिए तुरंत ऑर्डर देने के लिए कहा है, ताकि आपूर्ति जल्द से जल्द शुरू हो सके। दरअसल 18 से 35 साल के टीकाकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा वैक्सीन दी गई है, लेकिन इसकी डिलीवरी 15 मई से पहले होने की उम्मीद नहीं है। सरकारी अस्पतालों में गरीबों को निःशुल्क टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि सीएम कोविड राहत कोष के अलावा CSR निधियों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ESIC को इस योजना में शामिल किए गए औद्योगिक श्रमिकों के टीकाकरण का समर्थन किया जाना चाहिए। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते आज यानी 25 अप्रैल को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिकचक में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। राज्य में 7वें चरण के मतदान से पहले नड्डा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, ममता जी, बंगाल के लोग अब नहीं डरेंगे। वे आपके अत्याचार से मुक्ति पाना चाहते हैं और 7वें और 8वें चरण में बीजेपी को वोट देंगे। आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बंगाल का सवाल है और चुनाव का सवाल है। मैं ये दृढ़ संकल्प के साथ कह सकता हूं कि जो मुझे वातावरण बंगाल में दिखा है, जनता ने ठान लिया है कि वह ममता जी को विदाई नमस्कार देगी और भारतीय जनता पार्टी को स्वागत करने के लिए आतुर है। हम जानते हैं कि आज जब बंगाल की जनता ने अपना मन बना लिया है, तो वहीं टीएमसी के कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ताओं को धमकी भी दे रहे हैं, डराने का काम भी कर रहे हैं
और प्रजातंत्र के गला घोटने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि बंगाल की जनता ने मन बना लिया है, वो परिवर्तन की तरफ चल पड़ी है। और कितना भी टीएमसी के गुंडे, टीएमसी के कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ताओं को डराएं, धमकाएं, जो भी करें, पर हमारे लोग रुकने वाले नहीं हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में बंगाल परिवर्तन देखने वाला है और इसीलिए अभी चर्चा होती है, ये कोरोना का संक्रमण का तीसरा दौर है। ममता जी नए नए विषयों को उठाने का प्रयास कर रही हैं। ममता जी ने कहा कि वैक्सीन की कमी है बंगाल में, वैक्सीन चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यदि वैक्सीन की कमी है तो आपके स्वास्थ्य विभाग वाले ये नए नए आंकड़े कहां से लाकर दे रहे हैं कि हमारे यहां वैक्सीन इतनी हो गई, हर दिन नए आंकड़े आते हैं। इसका मतलब बंगाल की जनता को वैक्सीन भी मिल रही है और वैक्सीन का सदुपयोग भी कर रहे हैं। लेकिन ममता जी को हर चीज में राजनीति दिख रही है और वो यहां भी जब संक्रमण काल है तो वो वैक्सीन का विषय उठाने का प्रयास कर रहे हैं। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के सभी लोगों को एक परिवार की तरह समझ करके सबकी चिंता करने का प्रयास किया है। हम जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में ममता जी क्यों नहीं आती हैं? उनका इतना अहंकार क्यों बढ़ा हुआ है? क्या वो बंगाल के लोगों से उनका अहंकार बढ़ा है? क्या बंगाल के लोगों की चिंता करना उनका काम नहीं है? और क्या जो प्रधानमंत्री जी स्वास्थ्य के दृष्टि से, अन्य दृष्टि से बंगाल की जनता को सुविधा पहुंचाना चाहते हैं, उसके बीच में वो रोड़ा बनकर के क्यों खड़ी होती हैं और फिर राजनीतिक दृष्टि से कहती हैं कि यहां वैक्सीन नहीं मिल रही है, यहां व्यवस्था नहीं हो रही है। जब प्रधानमंत्री जी बैठक बुलाते हैं तो उसमें वो आती नहीं है। उसमें आने में उनका अहंकार सामने आ जाता है, कोई ना कोई बहाना बना करके बचने का प्रयास करती है। मुझे लगता है कि वो समझ चुकी हैं कि आने वाले समय में 2 तारीख के बाद वहां से ममता जी बंगाल का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगी। बंगाल का प्रतिनिधित्व बंगाल का बेटा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि कल ही 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं और 5 किलो अनाज देने का फैसला किया है। यह फैसला बहुत ही सराहनीय है और यह फैसला जमीन पर लोगों को मिलना चाहिए। पिछली बार जिस तरीके से ये चौल चोर की सरकार ने गरीब जनता को देने से इनकार किया था, ऐसे लोगों को घर पे बैठाना जरूरी है। और मई और जून महीने के लिए जो 80 करोड़ की जनता को 5 किलो अनाज देने का फैसला प्रधानमंत्री जी ने किया है और इसके लिए 26,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इसका लाभ बंगाल की जनता भी उठाए और बंगाल की जनता को भी उठाना चाहिए। ये मैं आपसे चर्चा भी करता हूं, आपसे निवेदन भी करता हूं और आप लोगों से ये भी चाहता हूं कि आप इसके डिस्ट्रीब्यूशन में अपना पूरा का पूरा योगदान करें ताकि सही लोगों को जो जरूरतमंद है उनको। देश भर में कोरोना वायरस महामारी की वजह से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। कई राज्यों में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराने लगी हैं। कहीं किसी को बेड नहीं मिल रहा तो किसी मरीज को ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव भी चल रहे हैं। चुनाव के दौरान बंगाल में भी कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं। बात करें दिनाजपुर की तो दिनाजपुर में कोरोना ने प्रकोप रूप दिखाना शुरू किया है। इस दौरान पोलिंग बूथ कर्मचारियों का कहना है कि चुनाव के बीच यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। हमें खुद का डर है कि कहीं हम भी कोरोना पॉजिटिव ना हो जाए। देखिए रोज हर टीवी पे न्यूज पे आता है कोविड का परिस्थिति बहुत खराब है, लेकिन इलेक्शन का जो जितना प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जितना ऑफिसर सिलेक्शन है,
हर आदमी को इधर 100% भी कोविड पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इधर कोई कोविड का कोई मेंटेनेंस नहीं है, डिस्टेंस भी मेंटेनेंस नहीं होता है, कोविड का जो सिलेक्शन है वो भी मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोविड का कोई पॉलिसी नहीं है। हम लोग बहुत सोच में है कि अगर घर जाके हम लोग पॉजिटिव जरूर हो जाएंगे, इधर से घर जाके हमारा फैमिली जो है उसको क्या जवाब देंगे, हमारा फैमिली भी पॉजिटिव हो सकता है। तो देखिए कोई मेंटेनेंस व्यवस्था इधर जितना ऑफिसर रिक्रूटमेंट है ना, वो कोई मेंटेनेंस नहीं कर रहे, देखता भी नहीं हम लोग को ये क्या कर रहे हैं। गैदरिंग है, तो अगर आप मैन पावर में जाओ तो मैन पावर में गैदरिंग हो रहा है, मोबाइल रजिस्टर करने जाओ उधर भी गैदरिंग है। तो ये कोविड का सिचुएशन से बहुत खतरा हो जाएगा आप हर ऑफिसर को। हाँ, बहुत ज्यादा हुआ है। ऐसा लगता है कि हम ड्यूटी खत्म करके जाकर नर्सिंग होम में एडमिट होना पड़ेगा। हम क्या चाहकर पे क्या मिलेगा? इलेक्शन कमीशन को हर माने पब्लिक को जो क्या कोविड के बारे में जो मैसेज दिया था, तो इधर तो कोई मिल नहीं रहा है ना। तो अगर हम लोग का कुछ हो जाएगा कोविड से, तो हम लोग को क्या मिलेगा? हमारा परिवार को क्या मिलेगा? हमारा फैमिली को क्या, कौन देखेगा? ये हम लोग चाहते हैं आपको न्यूज के बारे में इलेक्शन कमीशन को देखो। दिल्ली में कोरोना वायरस का आतंक जारी है। रोजाना संक्रमण के नए मामलों के साथ ही सैकड़ों लोग कोरोना की जद में आकर दम तोड़ रहे हैं। हालात ये हो चले हैं कि शमशान घाटों पर लाश जलाने के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। दिल्ली के सराय काले खां में आलम कुछ ऐसा है कि रूह छोड़ चुकी शरीरों के दाह संस्कार के लिए पार्क में अंतिम संस्कार की व्यवस्था बनाई जा रही है। हमारे पास चिता कम पड़ रही थी, इसीलिए मैं आगे बोला था, तो उसने बढ़वा रहे हैं चिता कि हमारे पास 20 चिता। क्या काफी ज्यादा? हाँ, काफी ज्यादा आ रहे, कम से कम दिन भर में। कल 27 हुई थी और आज शाम तक का तो हो ही जाएंगे 20 के अंदर अंदर। ठीक है जी। तो ये कोरोना की वजह से? हाँ, कोरोना की वजह से। तो ये बिल्कुल नया बनेगा यहाँ पे? हाँ, नया बनेगा कि कमी न पड़े, जो आए तो उनका अच्छे तरीके से संस्कार हो जाए, वो भटके ना, इधर उधर जाए ना, इसीलिए काम चल रहा है। इसलिए क्योंकि एक तो बॉडी जितनी आ रही है लोकनायक हॉस्पिटल से, अलग अलग हॉस्पिटल से आ रहे हैं ना, अपोलो से आ रही है, विमन से आ रही हैं, और इधर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हॉस्पिटल है मदनगिर में, वहाँ से भी आ रही हैं। तो बॉडी इतनी आ रही है, एपिडेमिक डिजीज है, ये रोकथाम तो हो नहीं रही। महामारी इतनी फैल रही है कि बस जगह नहीं ना अंदर में। लोग 34 फायर्स बने हुए हैं, 34, और 20 एक्सटेंड करना पड़ा, क्योंकि कल की जो कंडीशन है ना, कल कोविड-19 जो है बॉडी वो 21 थी, और 6 जो बॉडी हैं वो नॉन कोविड थी, मतलब यानी कि टोटल 26। उससे पहले जो कमिट हुई थी पूरी 34 जो है ना पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। उनके फूल वगैरह जो लेकर जाते हैं वो कल के दिन तो लेकर नहीं गए, वो पूरे कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने की वजह से उनको फायर्स ना होने की वजह से नीचे ही क्रमेशन करना पड़ा, हम लोग फर्श के ऊपर ही बॉडी। तो ये अब कब तक तैयार हो जाएगा और क्या है? तैयारी अब चल रही है, आपके सामने आपने देखा है। मोस्ट प्रोबेबली मंडे या ट्यूसडे तक। काफी मुश्किल आ रही है, क्योंकि जिस तरह से मुश्किल तो है, ये नहीं कि यहाँ पर सराय काले खां क्रमेशन ग्राउंड में ही आ रही है, सभी जगह पंजाबी बाग, इधर अपना जितने भी आसपास लोधी रोड में है, हर जगह ये समस्या आ रही है। मतलब वेटिंग में भी चल रहा है, काफी वेटिंग में भी चल रहा है। कल तो ये इतनी हालत खराब थी, जगह जगह से मुझे फोन आ रहे थे कि साहब क्या करें हम लोग, बॉडी में परमिशन। रात को 1-1:30 बजे भी आया था मेरे पास फोन, तो कह रहे हैं कि कहीं नियर बाई निगम बौद्ध घाट में करा दो। उनका वो हमारी जुरिडिक्शन में नहीं है, हमारे पास ये जुरिडिक्शन में आता है यहाँ पर। कल सुबह आ जाना, मतलब यानी कि आज, तो आज आपका हो जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा मिडनाइट तो हम नहीं करेंगे, टाइमिंग रखा गया है सुबह 6 से लेकर रात के 12 बजे तक। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां कोरोना की वजह से अस्पतालों में आईसीयू बेड, एसडीयू बेड की कमी से मरीज खासे परेशान हैं। हालांकि सरकार ऑक्सीजन और दवाइयों की पूर्ति करने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन अस्पतालों में अभी भी गंभीर मरीजों के लिए बेड समय पर मुहैया नहीं होने की वजह से उनकी मौत हो रही है। लेकिन जिम्मेदार जनप्रतिनिधि अभी भी गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए।
इस दौरान नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने बताया कि बीजेपी कार्यालय में रोजाना जनप्रतिनिधि बैठक होती है ताकि मरीजों के परिजनों की समस्याएं सुनी जा सके। तीन स्टेज के पेशेंट्स हैं। एक पेशेंट्स वो हैं जो इनिशियली उनको कोविड हुआ है और कोविड होने के बाद में वो चूंकि उनका घर छोटा है, घर में नहीं रह सकते, तो अस्पतालों में है। एक पेशेंट ऐसा है जो सीवियर हो गया है, जिसको तुरंत ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ये जो राधा स्वामी सत्संग क्वारंटाइन सेंटर बना है, लगभग 400 से 500 पेशेंट्स को इनिशियल स्टेज में और आने वाले समय पे 3000 ऐसे पेशेंट्स को गैदर कर पाएगा। इससे हमारे अस्पतालों की जो ये स्ट्रक्चरल जो दबाव है, ये है, वो रूम्स भी हमको खाली मिलेंगे। ऑक्सीजन और आईसीयू बेड्स के जो पेशेंट्स हैं, क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, उनके लिए भी अभी क्या हो रहा है कि इंदौर और इंदौर के बाहर के जितने पेशेंट्स हैं, वो अगर उनको कोविड हुआ है, 10% इन्फेक्शन है, 12% इन्फेक्शन, वो भी अस्पताल में, चूंकि उनको अस्पतालों की ज़रूरत है, और आईसीयू पेशेंट्स तो पहले से ही हैं, वो लोग अस्पताल में, तो उन लोगों को ये इस तरह जो हमारे जो केंद्र खुले हैं, कोविड केंद्र, ये बहुत बड़ा एक आपको आने वाले 1-2 दिनों में दिखेगा कि इंदौर में ये जो भगदड़ की स्थिति आप जैसा बता रहे हैं वैसी स्थिति है नहीं। मगर आप भी जानते हैं, मांग और पूर्ति रोज के रोज हो रही है। आपको पता है सबसे बड़ा कारण है कि मांग और पूर्ति का रोज, कभी आज हमने इतनी टन व्यवस्था की 80, तो आज डिमांड हो गई 110 टन की। ये सब आपके सामने है। मेरा मतलब है मध्य प्रदेश की सरकार सजग भी है, जागरूक है, सारी कोशिश कर रही है। सब ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की, सब व्यवस्था करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं निरंतर। कमी नहीं है, देखो पर्याप्त है, क्योंकि मांग और पूर्ति आ जाती है। सुनो, मांग और पूर्ति आ जाती है। आज मैं आपको जिले का बताऊँ कि जिस प्रकार से हमने अपना कोविड केयर सेंटर है, राधा स्वामी वाला, महाअल्या वाला, वहाँ पर 3 प्लांट लगाए हैं, 1.25 करोड़ के। आज सुबह जिले के लिए, क्योंकि ये चेन तोड़ना है, मुझे उसमें आपका भी सहयोग चाहिए, क्योंकि ये महामारी नहीं है, ये सोमानी ऐसी घातक, हानिकारक और खतरनाक है। पिछले अप्रैल और मई में देखो, 10% थी और आज 100% हानिकारक है। इसका मुकाबला तो आपके माध्यम से करना है। कोई भी साधन, कोई भी सुविधा हम करने जाते हैं, वो कम पड़ जाती है। सरकार को भी मतलब, सरकार हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप जानते हैं कि 24 से 24 घंटे काम कर रहे हैं पूरी सरकार, मतलब वो 3 घंटे सोते हैं तो सरकार। देश में 1 मई से कोरोना टीकाकरण के तीसरे चरण का अभियान शुरू होने वाला है, जिसके चलते 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जाएगी। वहीं ऐसे में छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक दल ने फैसला किया है कि राज्य में 18 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त में लगने वाली कोरोना वैक्सीन के लिए विधायक निधि राशि को उपयोग में लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है, जिसके चलते 2 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा क्षेत्र से दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक दल ने वर्चुअल बैठक करके और अपने साथियों से टेलीफोनिक चर्चा करके सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है कि हम अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने 18 साल से अधिक उम्र वालों को छत्तीसगढ़ में फ्री वैक्सीनेशन का उन्होंने निर्णय लिया है। इस हेतु जो राशि की जरूरत होगी उसके लिए छत्तीसगढ़ का कांग्रेस विधायक दल सर्वसम्मति से अपने 2021-22 का जो विधानसभा क्षेत्र विकास निधि होता है, जिसको हम लोग विकास निधि कहते हैं, उसकी संपूर्ण राशि का उपयोग करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने अधिकृत कर दिया है, ताकि छत्तीसगढ़ के कोरोना से संक्रमण से लड़ने के लिए हम लोगों को सफलता हासिल हो। कुल मिला के कहने का आशय ये है कि हमारे क्षेत्र के विकास निधि जो विधायकों को मिलता है, उसकी पूरी राशि का उपयोग अब 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन। हरियाणा सरकार के पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होने के दावे उस वक्त धरे के धरे रह गए जब ऑक्सीजन की कमी की वजह से 4 संक्रमित मरीजों ने दम तोड़ दिया।
हालांकि गनीमत रही कि आधे घंटे बाद ही ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर एक गाड़ी अस्पताल पहुंच गई। इस गाड़ी में 20 ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पताल में लाए गए। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि अस्पताल को जो सिलेंडर मिले हैं उससे अस्पताल की 1 घंटे तक की पूर्ति हो जाएगी। इस अस्पताल में 100 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। अस्पताल संचालक का कहना है कि लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को ऑक्सीजन की कमी होने की सूचना दी जा रही थी, लेकिन अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ऑक्सीजन खत्म होने के बाद मरीजों ने दम तोड़ दिया और ज्यादातर मरीजों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। पेशेंट यहाँ एडमिट है, मेरी खुद की बुआ जी एडमिट है और लोग भी एडमिट है। मैं सिर्फ अपनी बुआ जी के लिए नहीं बैठा, मैं हम सभी लोगों के लिए, सभी पेशेंट भाइयों के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। सर प्रशासन के पास सब कुछ है, लेकिन प्रशासन हमें सप्लाई नहीं कर रहा सिलेंडर की। यह बिना ऑक्सीजन के पेशेंट मर रहे हैं। 4 पेशेंट डेड हो चुके हैं, 110-100 के करीब एडमिट है, वो कभी भी एक्सपायर हो चुके हैं। आधे घंटे का बैकअप हमें दिया जाता है, फिर रोक दिया जाता है। अभी आप रोड जाम करके बैठे, क्या मांगे आपकी? सर सिलेंडर, इसलिए रोड जाम किया? सिर्फ इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है। ये कब तक करेंगे रोड जाम? सर जब तक ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं देते प्रशासन हमें, या प्रशासन का कोई मुआयदा आके यहाँ सिलेंडर नहीं पहुंचवाता, हम उससे बिना मिले नहीं जाएंगे यहाँ से। और तो और इतना हम डिक्लेयर कर रहे हैं, अगर उनको कुछ हो गया हम यहीं पे उनका दाह संस्कार करेंगे, शमशान भूमि नहीं जाने देंगे। देश में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दवाओं की कालाबाजारी भी जारी है। कोरोना के इलाज में बेहद अहम माने जा रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग भी बढ़ गई है और बढ़ती मांग को देखते हुए अब इसकी कालाबाजारी की खबरें भी सामने आ रही हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का एक बड़ा भंडाफोड़ कर 2 अलग अलग मामलों में 2 अंतर्राज्यीय गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इनके पास से रेमडेसिविर के कुल 13 इंजेक्शन भी बरामद हुए। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के बीच 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा। वहीं इंदौर में वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर मनीष सिंह, सांसद शंकर लालवानी और निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बैठक की। बैठक के बाद सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि वैक्सीनेशन के लिए 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे और वैक्सीनेशन के लिए 120 से ज्यादा सेंटर ग्रामीण इलाकों के साथ 250 से ज्यादा सेंटर शहरी इलाकों में रहेंगे। वहीं सांसद ने शहरी लोगों से वैक्सीनेशन में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करने की अपील की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की कि हम प्रदेश में सभी युवाओं को निःशुल्क टीकाकरण वैक्सीनेशन कराएंगे। आज उसकी प्रारंभिक जो बैठक है, जो वैक्सीनेशन की तैयारी को लेके हमारे सभी अधिकारियों ने जो ब्लूप्रिंट बनाया उसको लेके चर्चा हुई। अभी जो शहरी क्षेत्र में जो इसमें काम में मदद करेंगे वो नगर निगम, ऐसा जिला प्रशासन ने तय किया है, और ग्रामीण क्षेत्र में सीओ जिला पंचायत और उसकी पूरी टीम लगी रहेगी। 120 के आसपास जो केंद्र हैं वो लगभग 125 के आसपास केंद्र ग्रामीण में रहेंगे और लगभग 250 से ज़्यादा केंद्र शहरी क्षेत्र में रहेंगे। 28 अप्रैल से ये रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से टीकाकरण किसको कहाँ पर जाना है उसकी शुरुआत हो जाएगी। मैं आपके माध्यम से हमारे पूरे युवाओं को निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बीमारी का एक ही हल है, वो है वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन की सप्लाई इस समय 400 टन से भी ज़्यादा हो रही है, जो शायद 1 महीने पहले हम लोग 125 टन में कर लेते थे पूरे स्टेट को। 400 टन से भी ज़्यादा हो रही है। हर हॉस्पिटल में हर जगह डिमांड बहुत बढ़ी हुई है, इसलिए बिल्कुल जो डिमांड है आज की तारीख में हॉस्पिटल्स की वो हम लोग मीट आउट कर रहे हैं, उसमें इशू नहीं आ रहा है। चैलेंजेस ज़रूर रहते हैं कि हर चीज़ टाइम पे होती जाए। जो टैंकर्स रवाना होते हैं लिक्विड ऑक्सीजन लेके, उनको ट्रैक करते हैं हम लोग। अगर यहाँ से खाली टैंकर जा रहे हैं बाई एयर तो वो जल्दी चले जाते हैं, उससे 20 घंटे की बचत होती है और क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन ही बढ़ जाती है हम लोगों की। तो ये एक अलर्ट पे रहने की पूरी एक ज़रूर हम लोगों को रहना पड़ रहा है कि सारे मूवमेंट के, पर जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है आज तारीख में अस्पतालों की कैपेसिटी को देखते हुए उतनी ऑक्सीजन समुचित मात्रा में आ रही है। रेमडेसिविर की जरूर बोल सकते हैं कि रेमडेसिविर का नया प्रोडक्शन अब आना शुरू होना चाहिए। और अभी जो 21 तारीख से लेके 30 तारीख तक जो एलोकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है उसमें 96,000 का एलोकेशन है मध्य प्रदेश को, और उसका भी टुकड़ों में आ रहा है, उसका भी जो रेमडेसिविर की जो लॉट्स हैं। पर उम्मीद है कि जो नया प्रोडक्शन मार्च एंड में शुरू हुआ था अब ये या अप्रैल एंड में या मई के फर्स्ट वीक में वो भी। यूपी में कोरोना वायरस लगातार कहर बरपा रहा है। यहां हर दिन मामलों के रिकॉर्ड बन रहे हैं।
बीते 24 घंटों में यहां 38,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जो अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। एक दिन में 233 लोगों की मौत हुई है। इन सब के बीच अच्छी बात यह रही कि 23,231 मरीज ठीक होकर अपने घर भी गए। प्रदेश में अब तक 7,52,211 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं करीब 10,959 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। इस बीच बात करें अगर अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ में सैनिटाइजेशन का काम भी चल रहा है। मायानगरी मुंबई से जॉन अब्राहम की जिंदा दिली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल जॉन खुद आकर एक बस ड्राइवर के साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि ये लोग हमारे अपने हैं। जॉन अब्राहम के अंदाज से लोग खूब खुश हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जॉन किस तरह फनी मूड में नजर आ रहे हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। दिग्गज एक्टर डायरेक्टर ललित बहल को कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से निधन हो गया। वो दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती थे। बता दें कि वो 71 साल के थे और पिछले एक हफ्ते से कोरोना संक्रमण से जूझ रहे थे और मेडिकल हिस्ट्री रहने की वजह से उनका स्वास्थ्य पहले से ज्यादा खराब हो गया। उन्हें दिल की बीमारी थी। ललित बहल के बेटे और डायरेक्टर कानू बहल ने इसकी पुष्टि की है। तितली और मुक्ति भवन जैसी फिल्में बनाने वाले और ललित बहल के साथ फिल्में बनाने वाले कई सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर दुख जताया है। इस दौरान कानू ने बताया कि उनका निधन दोपहर में हुआ। उन्हें पहले दिल की बीमारी थी और कोविड होने की वजह से हालत और ज्यादा बिगड़ गई। विश्व में कोरोना संकट के बीच दुखद खबरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। एएफपी के मुताबिक बगदाद में एक कोविड अस्पताल में आग लगने से 23 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। आग अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट में लगी, जहां कोविड से संक्रमित मरीज भर्ती थे। सूत्रों के मुताबिक विस्फोट ऑक्सीजन सिलेंडर के भंडारण में गलती की वजह से हुआ, जिसमें कई दर्जन लोग घायल हो गए थे। सोशल मीडिया पर वीडियो में दिखाया गया है कि इराक की राजधानी के दक्षिण पूर्वी बाहरी इलाकों में स्थित इब्र अल खतीब अस्पताल में दमकल कर्मी आग की चपेट को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मरीजों और उनके रिश्तेदारों ने इमारत से भागने की कोशिश की। नागरिक सुरक्षा ने इराकी राज्य समाचार को बताया कि उन्होंने घटनास्थल पर 120 रोगियों और उनके रिश्तेदारों में से 90 लोगों को बचाया, लेकिन अभी मृतकों और घायलों की सही संख्या सामने नहीं आ सकी है। बुधवार को इराक में कोविड-19 मामलों की संख्या 10 लाख से ज्यादा हो गई थी। भारत में कोरोना वायरस के हालात को देखते हुए अमेरिका के मुख्य चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथनी फोसी ने सख्त टिप्पणी की है। डॉक्टर फोसी ने कहा है कि भारत में कोरोना के कारण भयानक हालात हैं। उनका कहना है कि भारत में वायरस ने जिस तरह से म्यूटेट किया है, ऐसे में कह पाना मुश्किल है कि टीके कितने प्रभावी होंगे। वैक्सीन के प्रभाव को जानने के लिए व्यापक शोध की जरूरत होगी। डॉक्टर फोसी ने बताया कि भारत में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों से हाहाकार मचा हुआ है। लोगों में गुस्सा और निराशा है। हर कोई डर के माहौल में जी रहा है। भारत में कोरोना की महामारी के इस विकराल रूप को देखते हुए क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने भी भारत की मदद करने की अपील की है। उन्होंने ग्लोबल कम्युनिटी से अपील की है कि वो आगे आएं और भारत की मदद करें। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, भारत में हाल की घटनाएं दिल तोड़ने वाली हैं। वैश्विक समुदाय को आगे आना चाहिए और भारत की मदद के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। ग्रेटा थनबर्ग का यह ट्वीट ऐसे समय में आया है जब पिछले कुछ दिनों से देश में 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अस्पतालों में बेड भरे हुए हैं और ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। इस बीच एक अध्ययन में यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में कोरोना वायरस बीमारी के कारण मई के शुरुआत तक इस घातक वायरस से होने वाली रोजाना मौत का आंकड़ा 5000 से ऊपर पहुंच जाएगा। यह अध्ययन वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन की ओर से किया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान सेना कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एसओपी को लागू करने में पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद करने को कहा है। उन्होंने चेताया कि अगर मौजूदा दौर जारी रहा तो पाकिस्तान को जल्द ही भारत जैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है। राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक के बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए इमरान ने कहा, मैं आपसे एसओपी का पालन करने की अपील कर रहा हूं ताकि हमें ऐसे कदम उठाने की जरूरत ना पड़े जो भारत कर रहा है, मतलब कि लॉकडाउन करना। आप सभी लोग फेस मास्क पहने तो आधी मुश्किल यूं ही हल हो जाएगी। इमरान खान ने कहा कि अगर हमारी परिस्थिति भारत के समान हो जाती है तो हमें शहरों को बंद करना होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जैसे कि अनुभव है, तालाबंदी लागू होने पर गरीबों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। उन्होंने कहा, लोग आज मुझे लॉकडाउन लागू करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करने जा रहे और मैं इसे दोहराता हूं कि ग्रामीण और दिहाड़ी मजदूर सबसे ज्यादा इससे पीड़ित होंगे। इमरान ने कहा, सिर्फ एक मुल्क पाकिस्तान है जिसने पिछले साल रमजान के दौरान मस्जिदें खुली रखी थी,
जिस तरह से हमारे मजहबी उलेमाओं और इमामों ने एहतियाती उपायों के बारे में लोगों को बताया था, उस पर मुझे फख्र है। उन्होंने कहा, पिछले दफे बहुत कम लोग एसओपी का पालन कर रहे थे। अगर हम एहतियाती उपाय नहीं करते तो हमें लॉकडाउन लागू करना होगा, जिसका असर हमारी माली इंतजामिया पर पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से साप्ताहिक लॉकडाउन के चलते बाजार बंद है। शनिवार के बाद रविवार को भी लॉकडाउन का असर दिखाई दिया। प्रदेश भर में बाजार बंद है। जनता भी सरकार और प्रशासन के निर्देशों पर अमल कर रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसी वजह से कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जिलों के प्रशासन ने बाजार बंद करने का फैसला किया। इस बीच धर्मशाला से सरकारी कर्मचारी मंजीत सिंह ने कहा कि लॉकडाउन लगाना जरूरी था। अगर जनता नहीं मानी तो 2 दिन की बजाय और दिन भी बढ़ जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 दिन के लॉकडाउन को तसल्ली से लॉकडाउन ही रखें और घर में स्वस्थ रहें। धर्मशाला में अभी तो कहा जा सकता है कि हालत सामान्य है, लेकिन अगर पब्लिक इसके प्रति जागरूक ना हुई तो आने वाले टाइम में स्थिति गंभीर हो सकती है। तो कई लोगों का मानना है कि लॉकडाउन से बिजनेस का भी नुकसान हो रहा है और भी कई चीज़ों का नुकसान हो रहा है। आप क्या मानते हैं? उनका अपनी जगह मानना ठीक है, लेकिन ये पूर्णतः गलत है। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी बिजनेस और बाकी बातें चलेंगी। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो बिजनेस कोई मैटर नहीं करता। बाकी भगवान ने सबको अपने इस बुद्धि के हिसाब से रखा हुआ है, पर मेरा यही मानना है कि स्वस्थ पहले, बाकी बिजनेस बातें सब सेकेंडरी हैं। आपको लगता है लॉकडाउन जरूरी था? बिल्कुल जरूरी था। अगर पब्लिक जागरूक नहीं हुई तो ये 2 दिन का लॉकडाउन बढ़ के 3, 4, 5 दिन भी हो सकता है। इसलिए पब्लिक से मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 2 दिन को आप तसल्ली से पूरा लॉकडाउन रखें और पूरा सरकार के नियमों का पालन करें, ताकि यह लॉकडाउन 2 दिन तक ही सीमित रहे। अन्यथा फिलहाल वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी जारी है दमदार समाचार लगातार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। पंजाब के अमृतसर में कंप्लीट संडे लॉकडाउन का पूरा असर देखा गया। इस बीच आवाजाही ना के बराबर नजर आई, बाजार बंद रहे और यातायात भी ना के बराबर दिखाई दिया। पुलिस की मुस्तैदी में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया गया। आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद इन तस्वीरों को देखकर खुद ब खुद अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमृतसर और समूचे पंजाब में संडे लॉकडाउन के दौरान खासी सख्ती दिखाई दी। सिर्फ उन्हीं लोगों को बाहर आने जाने की इजाजत दी गई जो कि जरूरी कामों में लगे हुए थे और उनके पास पास थे। जो हमें प्रशासन से हुक्म मिला है कि ये प्रॉपर लॉकडाउन करना है आज संडे को, तो हमने हुक्म की पालना की है। लोग भी लोगों को हम अवेयरनेस कर रहे हैं, ठीक है, जो आसपास जा रहे हैं उनको अवेयरनेस कर रहे हैं, पर लोग वही जा रहे हैं जो इमरजेंसी हॉस्पिटल से आ रहे हैं, जहाँ दूध नहीं लेने के लिए जा रहे हैं। बाकी हमारा सभी बाजार बंद है। तो अगर कुछ बोलते तो क्या कार्रवाई? देश भर में कोरोना के कहर का प्रकोप जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर दूर दराज के गांव देहात में कोरोना लोगों को अपनी जद में ले रहा है। लिहाजा राज्य सरकारों ने लॉकडाउन का ऐलान किया है ताकि लोगों को इस जानलेवा महामारी से बचाया जा सके। इसी तरह की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से, जहां पर जारी लॉकडाउन का असर समूचे शहर में देखा गया। सड़कों पर लोगों की बहुत कम आवाजाही रही, बाजार बंद रहे और यातायात भी ना के बराबर नजर आया। आपको बता दें कि देश के बाकी हिस्सों की तरह ही तमिलनाडु में भी कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में पुलिस और प्रशासन की तरफ से लोगों से यही अपील की जा रही है कि इस मुश्किल वक्त में सरकार का सहयोग करें और तमाम कोरोना गाइडलाइंस का संजीदगी से पालन करें। कोरोना के कोहराम के बाद राजधानी दिल्ली में जारी लॉकडाउन के चलते अब दिल्ली सरकार ने जरूरतमंदों के लिए हाथ बढ़ाया है।
दरअसल दिल्ली सरकार ने जरूरतमंदों के लिए मुफ्त में खाना खिलाने की मुहिम का आगाज किया है। आपको बता दें कि दिल्ली में लॉकडाउन के चलते खासतौर पर रेहड़ी पटरी लगाने वाले और डेली वेजेस पर काम करने वालों के लिए खासी मुश्किल हो रही है। ये तस्वीरें पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन से सामने आई हैं, जहां पर एक सरकारी स्कूल के बाहर लोगों को खाना बांटा जा रहा है। इस काम को अंजाम देने में दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले टीचर्स अपनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और अपने काम को बखूबी अंजाम भी दे रहे हैं। सर, मेरा नाम मुकेश कुमार है। ये तो खाना किसकी तरफ से डिस्ट्रीब्यूट? ये दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बांटा जा रहा है सभी को। तो क्या ये डेली? जी हाँ, डेली बांटा जा रहा है। और ये कल से शुरू हुआ है। दिन में भी बांटा जाता है और शाम के टाइम भी बांटा जाता है। मेरा नाम सुदीप गौतम है और मैं टीचर हूँ। ये दिल्ली सरकार का स्कूल है, सी ब्लॉक दिलशाद गार्डन में। यहाँ पर हंगर रिलीफ फंड के अंतर्गत ये सेंटर बनाया गया है और यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से भोजन। देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1,93,000 मौत देश में कोरोना की वजह से हो चुकी है। वहीं कुल कोरोना पॉजिटिव केस 1,70,00,000 के पास पहुंच गए हैं। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो 3,50,000 नए केस सामने आए हैं, जबकि लगभग 28,000 लोगों को कोरोना की अपनी जद में आने की वजह से मौत हो चुकी है। सरकार का दावा है कि अब तक देश में 14,09,00,000 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात किस कदर बेकाबू होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज राजधानी दिल्ली में भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए कमर कसी। यही नहीं, युवा कांग्रेस ने जरूरतमंदों को खाना भी पहुंचाया। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास का कहना है कि यह सब राहुल गांधी के आदेश पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपनी परंपरा के मुताबिक युवा कांग्रेस के साथी इस काम को अंजाम दे रहे हैं ताकि इस मुश्किल वक्त में देशहित और जनहित के काम आया जा सके। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी युवा कांग्रेस का परंपरा है, जो भी मुसीबत में रहता है उसको मदद करने का। इस समय में ऑक्सीजन का बेड का कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रहा है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारा हमारे पास रिक्वेस्ट आ रहा है। सबको हमने मदद नहीं कर सकते, हम भी कई रिक्वेस्ट कर रहे हैं एटलीस्ट घर पे ही वो लोग होम आइसोलेट हो जाए। हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को किस तरीके से, किसी का भी एक जान होता है, किसी को भी एडमिट नहीं हो पा रहा हॉस्पिटल में, एक सिलेंडर उसको मिल गया, एटलीस्ट उनके लिए थोड़ा सांस लेने के लिए उनका थोड़ा इजी हो जाए। इस लेवल पे हमने कोशिश कर रहे हैं लोगों को लिए मदद करने के लिए। ये हमेशा युवा कांग्रेस पार्टी का एक परंपरा है काम करने की। हम यहाँ देख रहे हैं कि दवाइयाँ भी, इसके साथ साथ आप लोगों को जरूरत की दवाइयाँ भी दे रहे हैं। ये राहुल जी का क्लियर आदेश है। अभी इस समय में बहुत सारा माइग्रेंट, होमलेस माइग्रेंट लोग हैं हॉस्पिटल में। कुछ लोग काम कर रहा है, मरीज के साथ आया है, उसको खाना नहीं मिल पा रहा है लॉकडाउन की वजह से। उन लोग के लिए खाना हमने मदद करने के लिए हमने, और कुछ लोग एम्बुलेंस चलाते हैं, तमाम लोगों को है, तो उन लोगों के लिए सुबह 2,000, शाम को 2,000 लोगों को मदद करने के लिए हमने कोशिश की। तमिलनाडु में भी कोरोना का प्रकोप जारी है। 24 घंटे में यहां 14,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं बढ़ते मामलों को देखते हुए रविवार को प्रदेश में लॉकडाउन लगा। इस दौरान प्रदेश में कई स्थानों पर सड़कें सूनी दिखाई दी और दुकानें, बाजार और मॉल्स सब कुछ बंद दिखाई दी। दरअसल राज्य सरकार ने हाल ही में रात के कर्फ्यू समेत कई प्रतिबंधों की घोषणा की थी। हिल स्टेशनों पर पर्यटकों पर प्रतिबंध और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रविवार को लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। हालांकि इस दौरान सरकार ने होटल, रेस्तरां में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और दोपहर 12 बजे से 3 बजे और शाम 6 बजे से रात 9 बजे के बीच खाना डिलीवरी की अनुमति दी थी। दिल्ली में बेकाबू होते कोरोना को देखते हुए भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने कहा है कि मैं लॉकडाउन का समर्थन करता हूं और लगातार इससे निपटने के कोई अन्य तरीके भी आजमाए जाए। तो वहीं गौतम गंभीर ने अस्पतालों में बेड्स की कमी के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि आपने पिछले साल से अब तक कोई तैयारी नहीं की है, आप सिर्फ भाषण देते हैं, आज कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। के पास चारा भी है, क्योंकि आपने हालत देखी होगी किस तरीके से लोगों की मृत्यु होती चली जा रही है। ना बेड्स अवेलेबल है, ना ऑक्सीजन अवेलेबल है, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन अवेलेबल है, ना फैबीफ्लू इतनी मुश्किल से अवेलेबल है, जो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। लोगों के लिए क्या है, एक जगह बेड बता दीजिए, आप एक हॉस्पिटल में बेड बता दीजिए। जो कोविड सेंटर आप खोलते भी है वहां पर ऑक्सीजन ही नहीं, तो उस कोविड सेंटर खोलने का क्या फायदा है। आपके नोडल ऑफिसर जिनको आपने अपॉइंट किया वो फोन नहीं उठाते।
कहीं कुछ नहीं है, तो फिर लॉकडाउन के अलावा कोई चारा भी नहीं है। और इस लॉकडाउन का मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि दिल्ली की जनता अगर बाहर आ गई तो और बुरी हालत हो जाएगी। वैसे दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है। यूपी के अमेठी में आरओ की लचर व्यवस्था के चलते पोलिंग पार्टियां कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रही हैं। यहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और ना ही मास्क आदि का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मौके पर यहां ना कोई पुलिसकर्मी दिखाई दे रहा है और ना ही कोई उच्च अधिकारी जो कि कोरोना नियमों की पालन करवा सके वो नजर आ रहा है। बता दें कि यूपी में इस समय कोरोना अपने चरम पर है और रोजाना 30,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। फिलहाल इस तरह से कोरोना नियमों की अनदेखी पर प्रशासन आखिर कब तक सुध लेता है, ये देखने वाली बात है। बिहार के गया में हिंदू मुस्लिम एकता की एक शानदार और अनूठी मिसाल सामने आई है। दरअसल किसी लंबी बीमारी के चलते एक 58 साल की महिला का निधन हो गया, जिसके बाद उनके शव को घर लाया गया। लेकिन कोरोना काल के चलते परिजनों में एक अजीब सा डर था। समूचा परिवार सहमा हुआ था। हालांकि मृतका का कोरोना टेस्ट हुआ था और रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन इसके बावजूद भी परिवार में दहशत थी। जब इस मामले का पता गांव के ही मोहम्मद कलीम और मोहम्मद सगीर को लगा तो आगे बढ़कर मदद करने के लिए उन्होंने कहा, जिसे मृतका के परिजनों ने मंजूर कर लिया। जिसके बाद कलीम और सगीर ने दाह संस्कार के लिए तमाम जरूरी इंतजाम किए और शमशान घाट तक परिवार के साथ डटे रहे। इस खबर के सामने आने के बाद एक बार फिर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल ताजा हो गई। कुछ हुआ नहीं, वो कुछ बीमारी हुआ, उन्होंने वहाँ से उठा के मामले लेके आए हॉस्पिटल में। तो यहाँ उन्होंने डॉक्टर साहब ने उनको कहा दिया भाई कोरोना चेक हुआ था उनका, मालूम था जैसे हम लोग को, लेकिन उनका कोरोना निकला नहीं था, नेगेटिव निकला था। उसके बाद उनका डेथ हो गया तो वो घर लेके चले गए। अब गाँव वाले इतना सहमे डर में वो उन्होंने हाथ नहीं लगाया किसी ने भी। उनके कितने बेटे हैं मृतक के? उनके 2 बेटे। उन लोगों ने आगे बढ़ के नहीं आ रहे थे? हाँ, कुछ डर था उन लोगों के अंदर। आप लोगों ने जब वहाँ बढ़े उसके बाद? हाँ, तो उनको साहस मिला पूरा। उसके बाद हाँ, उनका हिम्मत बढ़ गया उन लोगों को। तो फिर हमने खुद अपने हाथों से बांस काटा, क्या बोलते हैं उसको, जो बनता है उसको हमने खुद बनाया, अपने हाथों से बनाया। उसके बाद गेट के पास लाया, फिर बॉडी का मैंने खुद अपनी चौकी पे उठा के उसको नहलवाया। मैंने नहलवाने के बाद उसको खुद मैंने अर्थी उठा के अपनी चटाई में रखा, उसके बाद कांधे से ले जाके बना। बहराइच में कोविड और अन्य मरीजों के इलाज की व्यवस्था और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ महर्षि बालार्क जिला चिकित्सालय के LL2 और स्थापित किए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट का औचक निरीक्षण किया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। देखिए, जो हमारा L2 है बहराइच का, कोरोना के दूसरे वेव में केस लोड बढ़ रहा है, तो हम लोग बेड की संख्या बढ़ा रहे हैं। तो अभी हमने एक हमारा जिला अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल का जो ऑर्थो विंग है, इसमें हमारे पास 75 बेड हैं। इसका हमने मुआयना किया है। यहाँ पे जो बिजली की व्यवस्था है, पंखे की व्यवस्था है, खिड़की, दरवाजे और टॉयलेट रूम, इन सब की व्यवस्था को देख लिया है। बेड की व्यवस्था, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें देख ली गई है और ये फैसिलिटी हम लोगों ने देख लिया और ये मानक के अनुरूप है। और इसको यदि संभव होगा तो आज से ही हम इसको अपने पेशेंट के यूज के लिए स्टार्ट कर देंगे। डॉक्टर की ड्यूटी लगा दी गई है, पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगा दी गई है, आवश्यक लॉजिस्टिक्स, दवाएं, मास्क, PPE किट, ये सारी चीज़ें की उपलब्धता कर दी गई है। और ये बहराइच के जो पेशेंट की संख्या बढ़ी है, उनको सेवा करने में, उनकी स्वास्थ्य सेवा देने में ये कारगर साबित हो रही है। DM साहब, अभी भी कुछ ऐसे जो हॉस्पिटल हैं जिनकी मांग है कि ऑक्सीजन की कमी है हॉस्पिटल में, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जबकि यहाँ के कुछ ऐसे मरीज हैं जो कि वहीं पे एडमिट हैं, उनको ऐसे में उनकी जान बचाने के लिए आपकी तरफ से क्या किया जा रहा है? देखिए, जो कोविड पेशेंट हैं, कोविड पेशेंट के लिए अभी तक हमारा एकमात्र L2 हॉस्पिटल जो 280 बेड का है, ये अधिसूचित है। हम 200 नए बेड की हॉस्पिटल तैयार कर रहे हैं। तो जो हॉस्पिटल कोविड पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए अधिसूचित होता है, वही सिर्फ कोविड पेशेंट को एडमिट कर सकता है, उनको ट्रीटमेंट कर सकता है। उसके अलावा अगर कोई कोविड पेशेंट को रख रहे हैं तो वो एक नियम विरुद्ध कार्य है, उससे संक्रमण फैलने की संभावना होगी, मानक विरुद्ध इलाज होगा, तो उससे मरीज के जान भी जाने की संभावना रहती। तो जो हमारा अधिसूचित हॉस्पिटल है, जहाँ पे मानक के अनुसार ट्रीटमेंट हो रहा है, कोविड पेशेंट वहीं पर रहना चाहिए। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल में नॉन कोविड पेशेंट की जो ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उसको भी हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और जो प्राइवेट हॉस्पिटल का जैसा भी डिमांड आता है, उसका आकलन करके हम लोग उनको डेली बेसिस पे। बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटीज को वैनिटी वैन मुहैया कराने वाले केतन राहुल एक बार फिर मुंबई पुलिस और हेल्थ वर्कर्स की मदद के लिए आगे आए हैं।
उन्होंने अपनी वैनिटी वैन लॉकडाउन के दौरान मुंबई के चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिस के इस्तेमाल के लिए दी है। इतना ही नहीं, कुछ वैन उन्होंने कोविड मरीजों की देखभाल में लगे डॉक्टर्स की सेवा में भी लगाई हैं। खास बात यह है कि वैनिटी वैन के हर दिन के मेंटेनेंस का खर्च भी केतन खुद उठा रहे हैं। बकौल केतन, पुलिस हमारे लिए इतनी मेहनत कर रही है, इस वक्त हम उनकी तकलीफ दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी कम करने की कोशिश में लगा हुआ हूं। मैंने पिछले साल भी तकरीबन 65 दिनों के लिए अपनी वैनिटी वैन्स दी थी और इस साल भी यही कर रहा हूं। जब तक कोविड की स्थिति नहीं सुधरेगी, मैं सेवा में लगा रहूंगा। मैं करीब 15 साल से इस बिजनेस से जुड़ा हुआ हूं और मेरे पास लगभग 50 वैन है। मुंबई ने मुझे बहुत कुछ दिया है और अब लौटाने की मेरी बारी है। जैसे लास्ट ईयर भी मैंने 19 वैनिटी वैन दिया था मुंबई पुलिस को, मतलब उसको वॉशरूम के लिए, उनको बीच में आराम करने के लिए या खाना खाने के लिए मैंने 19 वैन दिया था लास्ट टाइम भी। इस बार भी अभी तक 12 वैन दे चुका हूं मैं, और जैसे जैसे लॉकडाउन टाइट हो रहा है तो और रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। जैसे अभी आज 12 वैन लगाई, लेकिन आज रात से मैं नाला चौपारा में भी वैन भेज रहा हूँ मैं, तो वहाँ एक वैन भेज रहा हूँ। तो ऐसे अभी मुंबई और थाना दोनों कवर कर रहा हूँ मैं। मुलुंड में भी एक वैन लगा रहा हूँ मैं, जे आनंद नगर में एक घाटकोपर में लगा रहा हूँ मैं। तो वैसे आज शाम तक टारगेट है कि 18 से 20 वैन हो जाएगी। किस तरह की अंदर व्यवस्था रहती है, किस प्रकार से क्या कुछ व्यवस्था रहती है, किस प्रकार से लोगों के रहता है और क्या खास रहता है लोगों के लिए? अंदर खास ये है कि जैसे हमारे एक बेडरूम रहता है, ऐसे सब फैसिलिटी रहती है। एक छोटा सा बेडरूम होता है, उसमें एक बेड होता है, एक वॉशरूम रहता है, एक ड्रेसिंग टेबल रहता है, एसी रहता है, सब फैसिलिटी रहती है अंदर। जिस तरह से मुंबई पुलिस दिन रात लोगों के लिए काम करे, वहीं डॉक्टर भी, तो डॉक्टर के लिए क्या कुछ इंतजाम किया? क्योंकि खबरें आ रही है कि आपने डॉक्टर के लिए भी कुछ अलग से इंतजाम करके? हाँ, आज से मैंने नेस्को जो कोविड सेंटर है, जम्बो कोविड सेंटर, वहाँ पे 3 वैन में डॉक्टर्स को रेस्ट करने के लिए दिया हुआ है। डॉक्टर्स को नर्सिस है, उन लोग 24 आवर्स काम करे, तो उनको बीच में थोड़ा सा आराम करने के लिए मैंने उन लोगों के लिए भी 3 वैन वहाँ भेजी है। तो मतलब एक वैन में 3 रूम है, तो टोटल इस तरह से 9 रूम दिया है उनको। तो 9 रूम में वो लोग अंदर आराम कर सकते हैं। अभी मेरे पास सेलिब्रिटीज में सैफ अली खान, सनी देओल, जॉन, अर्जुन रामपाल, कंगना रनावत, सोनाक्षी सिन्हा, शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन, तापसी पन्नू, ये सब मेरी सेलिब्रिटी वैन में ही बैठते हैं। ये भी पर्टिकुलर जो वैन है अभी जो लगी थी, अभी रोहित शेट्टी सर की एक मूवी चल रही थी सर्कस, 5.5 महीने से उनका शेड्यूल था। 3 नवंबर से चालू हुआ था, अभी रिसेंटली 10 दिन पहले खत्म हुआ वो शेड्यूल। तो वहाँ भी ये वैन लगती थी। अक्षय कुमार की मूवी चली थी रक्षाबंधन, आनंद लाई डायरेक्टर है, उनकी वहाँ पे भी ये लगती थी। अभी संजय लीला बंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी चल रही थी, तो उनका भी शेड्यूल। कोरोना हर किसी को अपने जद में लेने पर आमादा है। आम से लेकर खास तक सभी को ये बीमारी अपनी गिरफ्त में ले रही है। ये जग जाहिर है, अब किसी से छिपा नहीं है कि सरकार के पास सीमित संसाधन है। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंसानियत को सबसे ऊपरी पायदान पर रखते हैं और बिना किसी बात के लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसा ही एक दिल को सुकून पहुंचाने वाला मामला ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से सामने आया है, जहां पर सिख एड से जुड़े कुछ नौजवान कोविड-19 से संक्रमित लोगों की हिफाजत कर रहे हैं। ये लोग कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए मुफ्त में ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं। इतना ही नहीं, इससे पहले भी युवा लोगों को मुफ्त में मास्क बांटने और सैनिटाइजेशन देने के लिए मीडिया की सुर्खियों में आ चुके हैं। सिख एड से जुड़े इन लोगों ने तमाम लोगों का दिल जीत लिया है। सिख एड से जुड़े इन लोगों से उन लोगों को भी सीख लेनी चाहिए जो हर किसी को एक पैमाने में तोलने के आदी हो चुके हैं, क्योंकि ये काम जो कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो आज की तारीख में सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार, मैं सतबीर सिंह, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सिख एड, जो कि मार्च 2020 जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तभी से हम इस सेवा में लगे हुए हैं। हमने काफ़ी सेवाएं की हैं, जैसे कि अपना सैनिटाइजेशन ऑफ मॉस्क, टेम्पल एंड अदर पब्लिक प्लेसेस लाइक पुलिस स्टेशंस, पुलिस की जो चौकियां थी उनको भी हमने सैनिटाइज किया है। उसके बाद जितने हमारे कोविड वॉरियर्स थे उन लोगों के लिए हमने फ्रूट जूस, सैनिटाइजर्स और मास्क उन लोगों को भी प्रोवाइड किया है। उसके बाद हमने होमलेस लोगों को रेशन प्रोवाइड किया है, जिन लोगों के पास काम नहीं था, जो रोड पे रहते हैं, जो बस्तियों में रहते हैं, जिनके पास काम नहीं था, उनकी लाइवलीहुड के लिए हमने उनको ग्रॉसरी की हेल्प की थी। ये अगस्त 2020 के बाद जबकि बहुत ज़्यादा इसकी पीक बढ़ी थी कोविड की, तब हमने ऑक्सीजन सिलेंडर ड्राइव शुरू किया था। इस ड्राइव में हम जितने भी होम आइसोलेटेड कोविड पेशेंट्स हैं, जिनको डॉक्टर्स ने रेफर किया है कि आप घर पे रह के ऑक्सीजन सिलेंडर पास में रखिए इमरजेंसी के लिए और आप क्योर हुई, उन्हीं की कोविड सिचुएशन स्टडी करके, ऑक्सीजन लेवल स्टडी करके हम उन लोगों को घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि जिनके घर में शौचालय हैं वे अलग रह सकते हैं, उन्हें वहीं रखा जाएगा। चौल और झुग्गी झोपड़ी में जहां लोग सार्वजनिक शौचालय का प्रयोग करते हैं, उन्हें क्वारंटीन केंद्र पर रखा जाएगा।
जो घर में रहने वाले हैं उन्हें दिन में 2-3 बार देखा जाएगा और दवाइयां भी दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन का कार्य लगातार जारी है। तैयारी तो वैसे भी अभी भी जारी है। अभी 30 जो हमारे पब्लिक जो हमारे सार्वजनिक जो है प्लेसेस, उधर अभी भी वैक्सीनेशन चालू है, 30 है। 7 जो खाजगी है, प्राइवेट है, उसमें भी वैक्सीनेशन चालू है। और आने वाला 1 मई से जो हमारे पंतप्रधान सम्मानीय मोदी सर ने जो ऐलान किया है कि सबको अभी दिया जाएगा, तो मुझे लगता है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन अभी राज्यों ने भी लेना चाहिए, ऐसे भी उन्होंने कहा है। केंद्र सरकार से 50%, राज्य सरकार 50%, ऐसे करके भी आने वाला है। हम तो चाहते हैं, मीन हम सब, कि लोकल लेवल पे जाके जिधर जिधर जैसे हमने कोविड-19 होने के बाद कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में लोगों की स्थिति बदहाल है और बद से बदतर होती जा रही है। लोगों को सही ढंग से इलाज नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते मौत का आंकड़ा अचानक से बढ़ गया है। उधर मुरादाबाद में भी कोरोना संक्रमण से मरने वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई है। ऐसे में मुरादाबाद के कब्रिस्तान और मोक्ष धाम में शवों का दाह संस्कार करने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। मुरादाबाद में मोक्ष धाम के कार्यरत आचार्य राहुल बंगा ने बताया कि चिताओं के अंतिम संस्कार करने के लिए यहाँ पर जगह नहीं बची है। एक दिन में 10 से 15 अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं, जिसमें ज्यादातर संख्या कोरोना से मरने वालों की है। साथ ही उन्होंने बताया कि मोक्ष धाम में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे रहे और जितने शवों की संख्या अंतिम संस्कार के रूप में की जा रही है वो डराने वाली है। अब हालात ये है कि यहाँ पर शवों को रखने की भी जगह नहीं है। में तो 10 से 15 बॉडी रोज आते हैं। अभी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आप उधर दिखाएंगे चिताओं की तरफ, तो करीब 15 दाह संस्कार हो चुके हैं अभी तक। कोविड-19 के लगभग 10 हो चुके हैं, 5 सामान्य हैं और 3-4 की अभी खबर और है जो आने बाकी हैं। कितनी आ रही है पर डे के हिसाब से? पर डे के हिसाब से 7 तो आती ही आती हैं, उससे आगे भी हो जाती हैं। 7 तो बिल्कुल आ रही हैं 7 मिनिमम रोज आ रही है। जी। अंतिम संस्कार के लिए क्या सावधानी करते हैं, क्या लोगों को समझाते हैं? लोगों को समझाने के लिए मैंने कई वीडियो बना के भी डाली हैं, समाज को प्रेरित करने के लिए कि जो दशा आजकल हो रही है, संक्रमण से जो मृत्यु होती है कोरोना से, उसके परिवारजन दुखी होते हैं। व्यवस्थाएं तो बहुत कम हैं ऐसी स्थिति में, तो उनको जुटाने के लिए भी परिवारजनों को दिक्कत आती हैं। तो हम लोग जो हमसे परिवारजन संपर्क करते हैं, हम तो अपने स्तर पर सारी सुविधाएं उनको देते हैं, सामान देते हैं, लकड़ी देते हैं, अपने स्तर से दाह संस्कार पूजा पाठ के जरिए संस्कार पूरे कराते हैं। 30 TMU में कल शाम लगभग 8 बजे और लगभग रात 2 बजे एक्सपायर हो गए। वो अभी यहाँ पे इनका क्रियाक्रम करने के लिए लाए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप, एक युवा हैं, समाज सेवा के रूप में काम करते हैं? बस समाज को यही कहना चाहेंगे कि स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। अपना घर परिवार में रहें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क सैनिटाइज़र का यूज़ समय समय पर करते रहें। बस ये एक संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि इस समय अपने मुरादाबाद की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ, क्योंकि ANB पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।